देखो, नेक्स्ट चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कुछ एक छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, कुछ एक थोड़ी बड़ी हैं, कुछ 4 नंबर की होंगी। ठीक है, तो देखो उसमें से सबसे पहले ये वाली है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मैंने सब कुछ, आप देख सकते हो इसमें। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि एफ इज इक्वल टू आर बाय टू होता है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है। सेंटर से पोल तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकस पॉइंट। तो पी से एफ तक की जो दूरी होगी दैट इज योर फोकल लेंथ। तो ये होता है। ठीक है, तो देखो रे ऑफ लाइट जो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस से होके जाती ही जाती हैं, ऐसा ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो रेडियस जो होता है वो सेंटर से चल के इस मिरर के कर्वेचर पे मिलेगा, तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करवाएगा। तो नॉर्मल की तरह बिहेव होगा तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। तो बस इतना सा लिखा हुआ है, तो इसी से आप फाइंड कर सकते हो आराम से। तो देखो हमें पता है आई इज इक्वल टू आर होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब उस एंगल के अपोजिट साइड्स बराबर हुई। इसका मतलब सी एफ शुड बी इक्वल टू बी एफ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और अगर आप देखोगे फॉर स्मॉल अपर्चर्स, अगर छोटी सी वैल्यू ले रहे हैं हम, तो ये जो बी एफ होता है ना वो एफ पी के भी बराबर होता है। ओके, तो बी एफ इज इक्वल टू एफ पी, तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो मतलब ये मिला के 2x हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी हुई एक्स, और रेडियस कितना हो गया 2x, इसीलिए ये रिलेशन इक्वल हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा वाला। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है थोड़ा सा, उससे तो बड़ा ही है मतलब। तो हम देखो, आप मिरर फॉर्मूला निकालने के लिए कोई भी सिचुएशन इमेजिन करवा सकते हो इनसे। तो जैसे मान लो कि मैंने कौन सी करवाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी वाले में ऑब्जेक्ट पुट रख दी है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रैवल होके आएंगी, शीशे पे टकराएंगी, मतलब मिरर पे टकराएंगी, और अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट रे है वो कहाँ आके टकरा रही है, एम पे। एम पे आके टकराई और कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से। दूसरी पोल पे टकराई, तो पोल पे जब लाइट टकराती है तो उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल वही होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है, वही इंसिडेंट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ज्वाइन कर रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसकी वजह से लाइट कहाँ से पास हो जाएगी, सेम एंगल पे, जिसकी वजह से एक इमेज बन गई। तो देखो इस वाले केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट छोटी होती है, इमेज बड़ी बनती है, और कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में, ये वाला केस है। ठीक है, चलो केस जो मर्जी हो, फॉर्मूला एक ही बनने वाला है, वो आपको पता है ऑलरेडी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, और ऐसे ही इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो नेगेटिव होगी, -v/u। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। चलो फिलहाल शुरू कर देते हैं। तो मिरर फॉर्मूले में आपने करना क्या होता है, तो मैं आपको वैसे जनरल सा आइडिया बताता हूँ क्या करना है आपको। आपको ना ये वाला ट्रायंगल लेना है पहले, फिर उसके बाद आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, और इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी लगा के इनके बेस और हाइट बराबर कर देने। सिमिलरली फिर आपने ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है, ये 90 है, तो दो एंगल बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि तीसरा भी फिर सिमिलर ही होगा, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी लगाओगे और बस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो, टू फाइंड मिरर फॉर्मूला वी कंसीडर a case which in which object is beyond center of curvature, so their image is formed between C and F, जो कि आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो सी एंड एफ के बीच में, अब देखो हमने क्या करना है, हमने कौन से ट्रायंगल लेने थे, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। तो आपने डायग्राम बना लेनी है ताकि आपको साथ साथ में दिखता रहे। तो देखो ए बी पी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ए बी पी ट्रायंगल है, ये लेंगे, और इसके साथ ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो दोनों एंगल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल होगा, और ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल भी दिख रहा है आपको ट्रायंगल में, जो कि बराबर होंगे। तो ये बराबर है, ये बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि एज वी सी ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। अब इसमें हमें सिमिलर प्रूफ करके बस एक प्रॉपर्टी लिखनी है इनकी, ठीक है। तो तो देखो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिमिलर क्यों है। तो देखिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ब्लैक से लिख देता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? ये वाला 90 डिग्री वाला है, ये भी और ये भी। तो इसको भी बना देते हैं, एंगल ए बी पी होगा एक का नाम, और दूसरे का नाम है ए डैश बी डैश पी। तो इसको भी लिख देते हैं, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ईच, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख ही रहे होंगे, तो वो तो है ही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि तीसरे एंगल को भी इक्वल लिख ही देते हैं हम, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी। तो यही वाला एंगल बचा था। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है ना, ये एंगल है आपका ए पी बी, अगर आपने लिखना है तो। वैसे आई इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं क्योंकि हमने डायग्राम में वही शो कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सब तीनों इक्वल होने की वजह से ट्रायंगल ए बी सी नहीं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हुए, अब हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए डैश बी डैश है डिवाइडेड बाय ए बी है, मतलब ये आ गई आपकी हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज ए डैश बी डैश, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ए डैश बी डैश एंड ए बी, दैट इज इक्वल टू सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रूव करना ना। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो साइड्स की रेशियो है ना वो इक्वल हो जाती है। तो साइड मतलब साइड में बेस भी तो आता है, तो वैसे ही हाइट भी आती है। तो ये हाइट वाली प्रॉपर्टी लिखी हमने। तो हाइट अपॉन हाइट सेकेंड ट्रायंगल और फर्स्ट ट्रायंगल का इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो बी डैश पी अपॉन बी पी। तो आपने डायग्राम बनाई है तो उसमें ढूंढो ये आपको मिलना चाहिए उसमें। अगर नहीं मिल रहा है मतलब आपने डायग्राम गलत बनाई है। तो देखो, डेरिवेशन करने के लिए ना जो आपने नाम यहाँ दिए हैं डायग्राम में, वही आपके डेरिवेशन में दिखने चाहिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने ए और बी नाम दे दिया, यहाँ आपने ए डैश बी डैश नाम दे दिया, और जब डेरिवेशन करने लगे तो यहाँ पी क्यू लिख दिया। तो जो यहाँ लिखा होगा वही आपको डेरिवेशन में भी लिखना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आ गई यहाँ से, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं नाम, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं आगे। अब फिर से हमने अब ट्रायंगल लेने हैं दूसरे वाले, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ नाम लिख दिया हुआ है इनका ट्रायंगल्स का, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एन एफ। तो देखो ए डैश बी डैश एफ का है, ये रही डायग्राम, ए डैश, अच्छा ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला ट्रायंगल। तो मैंने आपको बताया था एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, एम एन एफ। तो एम एन एफ ही लिखे ना। हाँ, ये भी वैसे ही सिमिलर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल बराबर करने हैं इनके। तो अगर आपने प्रूफ करना है ये कि ट्रायंगल सिमिलर है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपने करना है तो यहाँ देख लो। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अपोजिट एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्स के इधर उधर आ रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हुआ। तो दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर, मतलब दीज ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्योंकि ये सिमिलर हो गए इसकी वजह से अब आप यहाँ पे भी वही लिख सकते हो, हाइट की रेशियो। तो फर्स्ट ट्रायंगल की जो हाइट है वो है, तो अब देखो, अगर आपने ये ट्रायंगल लेफ्ट में लिखा है तो आपको लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखा है तो राइट के नीचे लिखना है,
ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, ये दूसरे ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। और ऐसे ही बेस की बात करें तो बी डैश एफ अपॉन एफ एन आ जाएगा। अब एफ एन क्या है, ये देखो ये एफ एन है, ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल का बेस यही है इसलिए एफ एन लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चल पड़ते हैं। अब देखो, क्योंकि आपने डायग्राम में देखा होगा कि ये दो लाइनें पैरेलल है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होगा। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एम एन। तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एम एन आपने लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करके दिखाना है हमें। तो मैं लिख देता हूँ, एज वी सी इन फिगर, कि जो ए बी है, सॉरी ए एम है, दैट इज पैरेलल टू बी एन, ठीक है। देखो ए एम इज पैरेलल टू बी एन, देन तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, पैरेलल है तो ऐसे ही होता है। इसकी वजह से आप लिख सकते हो कि जो ए बी है दैट इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स, देखो एम एन हटा के क्या लिखना है, ए बी, तो ये बन गई आपकी ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ एन, ये बन गया आपके पास। अब आपने इसको दे देना है सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को देखो कौन सी है, ऐसी ही 1 भी थी ना, तो देखो उनके ना दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए, देयरफॉर राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ एन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हमारे पास एन तक का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे कि अगर ये कर्वेचर थोड़ा ऐसे होता, ठीक है, तो एन और पी नज़दीक ही होते, अभी तो चलो दूर दिख रहे हैं पर वैसे हम एन और पी को नज़दीक ले लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, वैसे भी वो नज़दीक ही हैं, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हेयर एन इज़ वेरी क्लोज टू पी। तो आप क्या कर सकते हो, एन को रिप्लेस करके पी लिख सकते हो उसकी जगह, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखो इक्वेशन ये ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी डैश पी बाय बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय एफ पी इज इक्वल टू, अब आप डायग्राम में अगर देखोगे तो बी डैश एफ जो है उसके दो पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी डैश एफ का कोई नाम नहीं है। तो बी पी माइनस, पूरी बी पी में से अगर मैं एफ पी माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा बी डैश एफ और नीचे एफ पी, ठीक है। अब देखो हम तीन चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें है ना, हाँ, बी डैश पी, बी पी, एफ पी, ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो काम बन जाएगा। अब हमें डायग्राम में से देखना पड़ेगा, फ्रॉम फिगर हमें क्या क्या चाहिए, पहले मैं वो लिख देता हूँ। हमें चाहिए बी डैश पी, हमें चाहिए बी पी और हमें चाहिए एफ पी। ये सब चीज़ें दिख जाएंगी तो काम बन जाएगा। तो देखो ये अभी ये साइन कन्वेंशन के साथ लिखने हैं, तो देखो, तो यहाँ डायग्राम भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो देखो पहला है बी डैश बी,
बी डैश पी कहाँ है? बी डैश पी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर है? दिस इज योर वी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही है, तो इंसिडेंट रे राइट साइड को जा रही है, तो लेफ्ट साइड पे सब कुछ नेगेटिव होगा, तो बी डैश पी आ गया माइनस ऑफ वी। ऐसे ही अब बीपी देखो, बीपी होगा यू, आप देख सकते हो, तो वो भी माइनस यू लिखेंगे। एफ पी भी लेफ्ट साइड है, वो भी माइनस एफ आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास एफ पी। ये देखो, ये एफ पी है, एफ पी इज बराबर टू एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, आपने इसको उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3, तो इसको नाम दे देते हैं 3, ये वाली। तो मैं थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ इसको, ताकि वैल्यूज पुट कर सकें। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो ऐसा दिखेगा कुछ, माइनस वी अपॉन बी पी कितना है? बी पी है आपका माइनस यू, इज इक्वल टू, ये वाला लिखना है पार्ट, तो बी डैश पी, बी डैश पी आपके पास है फिर से माइनस वी माइनस माइनस ऑफ एफ, ये फॉर्मूले, ये जो ऊपर इक्वेशन है उसका माइनस है, फिर उसके बाद माइनस एफ तो है ही है, और नीचे भी माइनस एफ ही है, तो यहाँ भी माइनस एफ कर देते हैं। बस अब आपको इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करना है, ताकि आपके पास आंसर बन जाए। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v बाय यू इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाय माइनस एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ये बन जाएगा। बस अब इसमें एक चीज़ करनी है कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इक्वेशन में तो चेंज आएगा नहीं, वैल्यूज़ में तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप दोनों साइड इकट्ठा डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी, ये यू है ये वी है, अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ। अब आपको पता है जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, वन बच गया, यू भी कट गया, वन बच गया, एफ कट गया, यू भी कट गया, वन बच गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं हम। यहाँ बचा माइनस वन बाय यू बच गया, इज इक्वल टू यहाँ बच गया माइनस वन बाय एफ प्लस यहाँ बच गया वन बाय वी। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा वन अपॉन एफ। ये देखो इस लेफ्ट साइड आके प्लस हो गया, और यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, वन बाय वी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा वन बाय यू। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो ये आपने मिरर के लिए सॉल्व कर दिया। दिस इज योर डेरिवेशन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आती है, और थोड़ी सी लेंथी है, मतलब 2-3 स्टेप ज़्यादा ही चलने पड़ते हैं, 2-2 बार ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये जो u है वो क्या है? दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। किस तरफ को है वो मैटर करेगा कि साइन पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो u ज़्यादातर क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है v जो है वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आएगा, तो ये क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, सिंपल। और f क्या होता है? पोजीशन ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल। तो ये होते हैं, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी।